नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस तैयारी चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स 12 अगस्त 2023 की स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये ज़रूर इस बात की कमिटमेंट करता हूँ, डेली आपको करंट अफेयर्स की वीडियोस मिला करेंगे। और मैं माफ़ी चाहता हूं कि इतने दिनों से आपको मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस नहीं प्रोवाइड कर सका। कंटिन्यूएशन या कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है, बट कुछ दिक्कतें थी जिसके कारण ये कंटिन्यूएशन नहीं हो पाया। लेकिन अब मैं ये पूरी तरह से कमिटमेंट करता हूं कि डेली आपको करंट अफेयर्स की वीडियोस मिला करेगी और साथ में प्रीवियस जितने भी करंट अफेयर्स छूटी हुई हैं उनको आने वाले दिनों में मैं कंप्लीट करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली करंट अफेयर्स को, न्यूज़ को। तो भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज एक्सचेंज अभी जो कृषि डाटा एक्सचेंज है और कृषि डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क प्लस कृषि डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क, ये तेलंगाना द्वारा हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। तेलंगाना में हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। लॉन्च किया गया, ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। ये जो कृषि डाटा एक्सचेंज है, एग्रीकल्चर डाटा ईएक्स इस तरह से, और प्लस एग्रीकल्चर डाटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एडीएमएफ और एडीई, ये वहाँ के जो आईटी मिनिस्टर हैं तेलंगाना के, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। और कृषि क्षेत्र में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के विकास के लिए या उसको विकसित करने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अवसंरचना मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिजिटल रूप से इसको कृषि क्षेत्र में लॉन्च किया गया है। और इसमें बेसिकली भारतीय विज्ञान संस्थान, पहला भारतीय विज्ञान संस्थान, दूसरा जो इंस्टीट्यूट है वो विश्व आर्थिक मंच, और तीसरा जो इंस्टीट्यूट है वो है यहाँ की राज्य सरकार। कहाँ की? तेलंगाना की। ये तीनों जो हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है ये विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, भारतीय विज्ञान संस्थान, विश्व आर्थिक मंच और राज्य सरकार तेलंगाना की, इन्होंने इनके सहयोग से ये
स्टार्ट किया गया है ये कृषि डाटा एक्सचेंज। और इसका बेसिकली पर्पस क्या है, व्हाट इज द मेजर पर्पस ऑफ द एडीई एंड एडीएमएफ। ये कृषि क्षेत्र को डिजिटली प्रक्रिया में पूरी तरह से बदलने के लिए है और इसमें एक खम्मम जिले में तैनात किया गया है पहला एडेक्स प्लेटफॉर्म जो एडीईएक्स है, एडीई, उसको खम्मम जिले में सबसे पहले खम्मम जिले में स्टार्ट किया गया है तेलंगाना में। धीरे धीरे इसका विस्तार किया जाएगा पूरे राज्य में। और इससे क्या है कि कृषि डेटा उपयोगकर्ताओं को और जैसे जो लोग प्रोड्यूसर्स हैं एग्रीकल्चर के यानी किसान और दूसरे उसके साथ साथ कंज्यूमर्स हैं, उनके बीच में जैसे मान लीजिए प्रोक्योरमेंट प्राइस है या मिनिमम प्राइस है क्रॉप का, तो उससे रिलेटेड डाटा और जो भी कृषि क्षेत्र के लिए उपयोगी पर्यावरण की रिक्वायरमेंट है, तो उस चीज़ों के लिए या कृषि क्षेत्र को लेकर के व्यक्ति की विशेष परिवार की या व्यक्ति की भूमि को लेकर के उसका पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन किया जाएगा और इसमें मानक जो होंगे उनको आदान प्रदान किया जाएगा। तो स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे। ये स्टैंडर्ड्स जो होंगे वो स्टैंडर्ड्स भारतीय विज्ञान संस्थान, विश्व आर्थिक मंच और राज्य सरकार मिलके बनाएगी और ये स्टैंडर्ड्स को आदान प्रदान किया जाएगा ताकि एग्रीकल्चर का डाटा है वो एक स्टेट के थ्रू उस डाटा में किस तरह उसका जो मैनेजमेंट है किस तरह से किया जाए कि जो क्रॉप है या जो एग्रीकल्चर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचे। बेसिकली ये इसका मोटो जो है यही है, कृषि क्षेत्र में क्या क्या विकास किए जाएं, क्या क्या परिवर्तन किए जाएं जिससे प्रति हेक्टेयर भूमि की उपज अधिक हो, जिससे किसानों को जो मिलने वाली सुविधाएं हैं वो डाटा को कैप्चर किया जा सके और किसानों की जो आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको पूरी तरह से डाटा में कन्वर्ट करके सरकार उसको लेकर के उस डाटा को लेकर के योजनाओं का क्रियान्वयन कर सके। तो इसका पर्टिकुलरली जो मेन पर्पस है वो एग्रीकल्चर को तेलंगाना में बढ़ाना है। वहाँ पे जो सूखा है की स्थिति है या फिर तेलंगाना में जो भी कोई भूमि है मान लीजिए वो भूमि की उपज या पैदावार किस फसल के लिए उत्तम है उसको लेकर के भी वो ये डाटा फ्रेमवर्क जो है और डाटा एक्सचेंज इसके माध्यम से ये डाटा को एक्सचेंज किया जाएगा और इसमें न्यू इनोवेटिव आइडियाज को डेवलप किया जाएगा। अब आते हैं सेकंड न्यूज़ पर। सेकंड न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। देखिए, भारत और अंगोला की राजधानी लुआंडा है और भारत और अंगोला के बीच में द्विपक्षीय व्यापार यानी बाइलेटरल ट्रेड द्विपक्षीय व्यापार, ठीक है, बाइलेटरल ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए जो कदम उठाए गए उनके हिसाब से इसका डाटा जारी किया गया है कि भारत और अंगोला के बीच में जो बाइलेटरल ट्रेड्स हैं, जो इकोनॉमिक ट्रेड्स हैं, मेनली जो व्यापारिक समझौता है, एक तरह से उसको 2020-21 में ये बढ़कर $2.14 बिलियन से 2022-23 में ये $4.22 बिलियन हो गया है। और इसी बाइलेटरल ट्रेड के माध्यम से अंगोला
जो है ये टोटल ट्रेड का 10% अंगोला की हिस्सेदारी है। अंगोला की हमारे देश में जो व्यापार होता है, बायलेटरल ट्रेड्स होते हैं अलग अलग देशों से, उसमें 10% हिस्सेदारी अंगोला की है। अंगोला भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है। थर्ड नंबर पे, थर्ड पोजीशन पे अंगोला जो व्यापारिक भागीदार है भारत का। 11 अगस्त 2023 में ये भारत अंगोला विदेश कार्यालय परामर्श, भारत अंगोला विदेश कार्यालय परामर्श इसको लॉन्च किया गया था 11 अगस्त, एक दिन पहले 11 अगस्त 2023 को, और यानी कल। और ये परामर्श के दौरान जो द्विपक्षीय समझौता है भारत, या द्विपक्षीय संबंध कह सकते हैं भारत और अंगोला का, उसकी व्यापक समीक्षा की गई और इसको बढ़ाने के लिए, सहयोग देने के लिए दोनों देशों ने समझौता किया है। और रक्षा खरीद को लेकर के भी इम्पोर्टेंट है कि हम जानते हैं कि भारत इस समय रक्षा खरीद में जो भी वेपन्स हैं उनको खरीदने में भारत की हिस्सेदारी पूरे विश्व में टॉप 10 कंट्रीज में आती है। और $100 मिलियन, $100 मिलियन का ये निवेश या क्रेडिट ये अंगोला को दिया जाएगा। 1985 से भारत के और अंगोला के संबंध रहे हैं, 1995 से। और अंगोला बेसिकली ये, इसकी राजधानी मैंने बताया था कि लुआंडा है, और ये दक्षिण अफ्रीकन कंट्रीज है, कंट्रीज में से एक है। और नामीबिया, कांगो, जाम्बिया और अटलांटिक महासागर से इसकी बाउंड्री लगती है। तो जब नीचे आते हैं हम लोग देखते हैं साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका के थोड़ा सा ऊपर पे जाएंगे तो हमको अंगोला कंट्री, वहाँ पर टंगानिका झील जो है उसके पास में है। हालांकि टंगानिका झील से अंगोला की बाउंड्री नहीं लगती है, जो बाउंड्री है वो अटलांटिक ओशियन का, जो साउथ अटलांटिक ओशियन है उसके पास में इसकी बाउंड्री है। तो आसपास में जो देश हैं उसमें नामीबिया है और कांगो है। ठीक है, थर्ड न्यूज़ पर आते हैं। आज की जो इम्पोर्टेंट थर्ड न्यूज़ है कि इस समय पीएम मोदी बहुत ही एक्टिवली काम कर रहे हैं। जितनी भी परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास करने के लिए, तो पीएम मोदी ने एमपी में, मध्य प्रदेश में एक योजना, रेल और सड़क परियोजना की शुरुआत की है। रेल और सड़क परियोजना, रेल और सड़क परियोजनाओं की शुरुआत की है। अब ये रेल और सड़क परियोजना को जब शुरुआत किया, इन्होंने एक तरह से शिलान्यास किया है, इसमें 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले संत रविदास स्मारक का भूमि पूजन किया गया। तो संत रविदास का स्मारक बनाया जाएगा और इसके लिए 100 करोड़ रुपए को आवंटित किया गया है। इसके अलावा हम लोग जानते हैं NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से जितने भी नेशनल हाईवेज बनते हैं इंडिया में, ये उनका एक नियामक संस्था है
तो भारतमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट, ये जो भारतमाला प्रोजेक्ट है, इसको लेकर के इसमें परियोजनाओं में 100 करोड़ में से 1582 करोड़ रुपए जो हैं वो भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए दिए गए हैं। और इस भारतमाला प्रोजेक्ट को हम लोग जानते हैं कि इसमें कनेक्टिविटी करनी है, सड़कों की कनेक्टिविटी, जितने भी एक माला की तरह इंडिया की कनेक्टिविटीज है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के साथ, तो वो मेनली कोस्टल स्टेट्स जितने भी हैं उसके साथ साथ जो मेजर स्टेट्स हैं जिनमें संभावनाएं हैं, जो भी, जैसे मान लीजिए जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लेकर के जो भी मेन यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं तो उनको भी जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर जो है सांची का बौद्ध स्तूप है, तो सांची का बौद्ध स्तूप हम लोग जानते हैं, सांची रायसेन जिले में है सांची का बौद्ध स्तूप। सांची के बौद्ध स्तूप को और अन्य प्रसिद्ध स्थानों को प्लस और अन्य प्रसिद्ध स्थानों को जोड़ा जाएगा इस हाईवे में से, भारतमाला प्रोजेक्ट से। और इसमें कोटा बीना रेल मार्ग, कोटा बीना रेल रूट जो है उसको भी डेवलप किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक जो इतने भी स्थल हैं उनको आगे टूरिज्म विभाग के माध्यम से कोटा बीना रेल रूट का भी इसमें डेवलपमेंट किया जाएगा। तो उसके लिए 2500 करोड़ रुपए 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और कोटा बेसिकली राजस्थान में है और बीना हमारा बीना यहाँ पर मध्य प्रदेश में है। तो ये कोटा से 12 जिला होते हुए मध्य प्रदेश के गुना, अशोकनगर, सागर जिलों से ये रेल रूट गुजरेगा। इसमें गुना है, अशोकनगर है, अशोकनगर प्लस सागर जिला है एमपी का। तो गुना भी उज्जैन के पास पड़ता है, वहाँ पे से उज्जैन के पास पड़ता है। इसके बाद आते हैं फोर्थ न्यूज़ पर। फोर्थ मेजर न्यूज है लोकसभा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पेश किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नागरिक सुरक्षा संहिता और ये 2023 का 2023 और साथ में भारतीय दंड संहिता, तो उसको लेकर के भारतीय साक्ष्य विधेयक, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 इसको पेश किया गया है संसद में, लोकसभा में। और भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है हम लोग जानते हैं कि ये भारतीय दंड संहिता का स्थान लेगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या बोल सकते हैं न्याय संहिता
भारतीय न्याय संहिता, तो कैसी का फॉर्म है ये, भारतीय न्याय संहिता। ये 2023 में अभी डेवलप की जा रही है, इसको इनेक्ट किया जा रहा है। और ये इंडियन आईपीसी को, जो आईपीसी 1860 में लागू हुआ था, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता इसको बोलते हैं आईपीसी को, उसको उसका स्थान लेगी। और भारत साक्ष्य विधेयक 2023 ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगी। तो 1872 का अधिनियम था, भारतीय साक्ष्य विधेयक के माध्यम से उसको परिवर्तित किया जाएगा और उसको 2023 का स्थान लेगी। कानून में इंडियन पेनल कोड जो है आईपीसी, इसमें चेंजेस किए गए हैं और चेंजेस जो है भारतीय साक्ष्य विधेयक में भी किए गए हैं। तो इसमें 313 बदलाव किए गए हैं और साथ में जो संपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली है उसको डिजिटल, संपूर्ण न्याय प्रणाली को डिजिटल बनाने की बात कही गई है। प्रणाली को कंप्लीट डिजिटल, है ना, कंप्लीट डिजिटल बनाने की बात कही गई है। उसके साथ साथ जो राजद्रोह से जुड़े प्रावधान हैं, राजद्रोह से जुड़े प्रावधान जो हैं उनको पूरी तरह खत्म या समाप्त किया जाएगा। इसके अलावा मृत्युदंड की अधिकतम सजा होगी। इसमें मॉब लिंचिंग इन्वॉल्व है और इसके मॉब लिंचिंग के लिए इसमें अधिकतम दंड की प्रावधान दिया जाएगा, अधिकतम दंड का प्रावधान होगा। अब वो अधिकतम दंड क्या है उसको बाद में डिस्कस किया जाएगा। और इससे जो मॉब लिंचिंग के लिए जो अधिकतम दंड है वो एक तरह से मृत्युदंड दिया जाएगा। तो मॉब लिंचिंग को जब इसमें मृत्युदंड मॉब लिंचिंग करने वालों को दिया जाएगा तो इससे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं देश में मॉब लिंचिंग को लेकर के। रिसेंटली बहुत ही ये एक्टिव रहा है मॉब लिंचिंग, तो इसका प्रावधान है, इसका अधिकतम दंड मृत्युदंड किया जा रहा है। और शादी के लिए झूठे वादे करते हैं जैसे, तो शादी के लिए झूठे वादे पहला, और महिलाओं से संबंधित जो भी मामला बनता है, महिलाओं से संबंधित, तो इस मामले में महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो दिया गया है और भारत में महिलाओं के लिए अभी कार्य चल रहा है और सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण पहले से एक्टिव है। मानवाधिकार आयोग भी और महिला आयोग भी बनाया गया है इंडिया में। तो 10 साल का प्रावधान इसमें किया गया है। अगर कोई गलत संबंध कुछ होता है तो 10 साल का प्रावधान किया गया है, 10 साल के दंड के प्रावधान, ठीक है, दंड का। इसके अलावा आतंकवाद और अलगाववाद को सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह जैसे अपराधों को परिभाषित किया गया है। आतंकवाद और अलगाववाद, ठीक है।
इसके लिए सशस्त्र विद्रोह जो है, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह जैसे अपराधों को परिभाषित किया गया है। ठीक है। 7 साल से अधिक की सजा का प्रावधान वाले जितने भी अपराध थे, 7 साल से अधिक की सजा वाले जितने भी प्रावधान हैं आईपीसी में, उन प्रावधानों को परिवर्तित करके यहाँ पर फॉरेंसिक टीम, एक मिनट में चार्जर लगा लेता हूँ, इसमें चार्जिंग खत्म हो गई है। फॉरेंसिक टीम का दौरा अनिवार्य अभी हम जान रहे हैं कि हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो 75 साल में पहली बार सरकार आज़ादी के 75 साल में पहली बार जो है 0 FIR शुरू करने जा रही है। 0 FIR मतलब 0 FIR का मतलब है कि FIR को 0 करना है और साथ में EFIR को इंट्रोड्यूस, पहले से भी EFIR होती है, आप पुलिस की वेबसाइट पर जा करके EFIR करते हैं, तो उसको जो है और भी ज़्यादा विशेष बनाया जाएगा। यौन हिंसा के मामलों में पीड़िता का बयान अनिवार्य कर दिया गया है और ऐसे उत्पीड़न के मामलों में वीडियो रिकॉर्डिंग भी अनिवार्य कर दी गई है। तो ये इम्पोर्टेंट है। आरोप पत्र दाखिल करने का समय भी 90 दिन का समय सीमा तय करी गई है और 180 दिनों के भीतर पूरी जांच करनी होगी और मुकदमा शुरू करना होगा। तो ऐसे कुछ नए प्रावधान बनाए गए हैं। तो 90 दिन के भीतर जो है पूरी तरह से आरोप दाखिल करना और उसके बाद 6 महीने के अंदर जो है पूरी तरह से जांच करना और मुकदमा को शुरू करना प्रारंभ होगा। इसके बाद रोजगार, प्रमोशन और अन्य जितने भी अपराध हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है, यानी उसके भी प्रावधानों में जो भी प्रावधान आईपीसी में थे उनको और भी सशक्त बनाया गया है। बनाया जाने पर जोर है, बनाया जाएगा। बेसिकली ये 2023 का जो नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता 2023 के साथ साथ भारतीय साक्ष्य संहिता 2023, ये बिल जो है ये लोकसभा में पेश किया गया है। तो अभी तो पेश किया गया है और निश्चित बात है पारित भी हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। इसके बाद अभी ऑनलाइन गेमिंग हम जानते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग पर अब टैक्स GST लगाया गया है। रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि 28% GST ऑनलाइन गेमिंग पर लगाई गई है। उसके साथ साथ ऑनलाइन गेमिंग में ऑनलाइन मनी गेमिंग या डिजिटल संपत्तियां, उनको भी परिभाषित किया गया है और इसमें GST का जो अमेंडमेंट बिल है, अमेंडमेंट बिल ये अमेंडमेंट बिल 2023 में आएगा, जिसमें ये 28% GST ऑनलाइन गेमिंग पर लगाई गई है।
और साथ साथ में उसमें प्रावधान, जब ये 2017 में जीएसटी अधिनियम आया था, तो अब इसमें कुछ चेंजेस करके ये 2017 को 2023 में अमेंडमेंट लाए जा रहे हैं और भी प्रावधान इसके बहुत कड़े किए जाएंगे। और ऑनलाइन गेमिंग का मतलब ऐसे गेमों से इसमें खिलाड़ी पैसे जीतने के साथ साथ वर्चुअल या डिजिटल संपत्तियों को पैसे का भुगतान या जमा करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें वर्चुअल डिजिटल संपत्ति भी शामिल है। उसके साथ साथ जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक का आयोजन किया गया और उसमें सरकार ने कैसीनो, घुड़दौड़, तीसरा ऑनलाइन गेमिंग, इन सभी पर ये 28% जो मैंने बताया था अभी, इसी अमेंडमेंट बिल में 28% किया जा रहा है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। 12 अगस्त आज है और 12 अगस्त के दिन आज हाथी दिवस है, विश्व हाथी दिवस। विश्व हाथी दिवस, अब ये विश्व हाथी दिवस बेसिकली 12 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। और हाथी दिवस सबसे पहला हाथी दिवस ये कहाँ मनाया गया था और कब मनाया गया था? 12 अगस्त 2012 में मनाया गया था और ये बेसिकली थाईलैंड में मनाया गया था। एशियाई हाथी, टोटल जो एशियाई हाथी हैं, एशियन एलिफेंट, ये एशियन एलिफेंट टोटल इंडिया में 60% जो एलिफेंट्स हैं टोटल, उसका 60% ये इंडिया में पाया जाता है। एलिफेंट्स हाथी 60% पाए जाते हैं एशियाई हाथियों में और हाथी अभ्यारण्य। इसके साथ साथ IUCN, हम जानते हैं IUCN का नाम बार बार आता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर का। तो IUCN रेड लिस्ट जारी करता है, रेड डाटा बुक, और रेड डाटा बुक में जो प्रजाति ऐसी हैं जो विलुप्त प्रजाति हैं, उन विलुप्त प्रजातियों को रेड डाटा बुक में गुलाबी पन्नों से दिखाया जाता है। गुलाबी पन्ने, मैं बार बार गुलाबी पन्ने बोल रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि बार बार ये पूछा जाता है एग्जाम्स में बार। अभी हाथी के लिए जाने जाने वाले जो मेजर जगह हैं उसमें नागरहोल है और बांदीपुर है कर्नाटक में। असम में गेंडा जो है उसके लिए काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में। और साथ साथ में कर्नाटक के बाद तमिलनाडु में अगस्थ्यमलाई है। पेरियार जो अभ्यारण्य है वो केरला में है। तो ये सभी जितने भी अभ्यारण्य हैं, है ना, वन्यजीव अभ्यारण्य, इनमें मेनली ये हाथी के लिए हैं। और काजीरंगा तो खैर बोल सकते हैं कि राइनोसोरस, या कह सकते हैं कि गैंडों के लिए भी प्रसिद्ध है। बेसिकली अभी देखा गया है रिसेंटली कुछ न्यूज़ में कि हाथियों का मारा जाना भी सामने आया है कि हाथी जो है, जहाँ जो नेशनल पार्क है वहाँ पर हाथी हैं और हाथी वहीं से होकर के रेलवे लाइन जा रही है तो ट्रेन के सामने भी कभी कभी ऐसा हादसा हो जाता है। तो मुथुमलाई, अगस्त्यमलाई, ये यहाँ पर तमिलनाडु में, पेरियार
नेशनल पार्क है वो केरला में, काजीरंगा असम में, और साथ में तो बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। इस तरीके से इसमें हाथी प्रोजेक्ट्स जो इनमें पहले से जो है हाथियों का संरक्षण है। और हाथी प्रोजेक्ट बेसिकली ये हम जानेंगे तो 1992 में 1992 में ये हाथी प्रोजेक्ट आया था, है ना। एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 में आया था। उसके साथ साथ कुछ और भी मैं फिर से दोहरा देता हूँ, जैसे पर्यावरण अधिनियम है ना। कह सकते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन 1986 में आया, या वाइल्ड लाइफ वन्यजीव अभ्यारण्य वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यहाँ पे संरक्षण लिख लेते हैं, संरक्षण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86 में, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। और तीसरा जो पूछा जाता है एग्जाम में ज़्यादातर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर के है कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब बना, यानी जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता, ठीक है। तो जैव विविधता अधिनियम जो है ये 2002 में आया था, याद रखिएगा, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है। अभी रिसेंटली में एक एग्ज़ाम हुआ है पीईटी का, उसमें भी देखिए भोपाल गैस त्रासदी के बाद में कौन सा इसमें से अधिनियम पारित हुआ था, ऐसा करके क्वेश्चन आया था। तो उसमें क्वेश्चन को डायरेक्ट ना पूछ करके उसको घुमाया था, यानी कहने का मतलब था जब भोपाल में उसमें गैस का रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का, और मिथाइल आइसोसाइनाइड का गैस रिसाव ये 84 की घटना है, 2-3 दिसंबर की। और उसके बाद में रिसाव जो है जिसके कारण बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी, और ऐसा भी देखा गया है कि उसके बाद अभी भी इसके इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। तो आज की न्यूज़ जो है यहीं पर ख़त्म करेंगे, इस न्यूज़ के बाद ही ये वीडियो सेशन। एयरटेल पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक का क्या बेसिकली न्यूज़ जो है एयरटेल पेमेंट्स बैंक को लेकर आ रही है कि भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड, पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड। कहने का मतलब ये है कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली डेबिट कार्ड ये लॉन्च किया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। 50,000 कार्डों का बैच है ये, 350 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन की बचत होगी, बहुत बड़ी बात है। 350 kg कार्बन एमिशन या रिडक्शन होगा, रिडक्शन। और ये 350 kg का जो पर्यावरण रिडक्शन होगा ये 50,000 कार्ड पर होगा। मान लीजिए 50,000 कार्ड का पैकेट है तो इसमें पर्यावरण, अब ये पर्यावरण रिडक्शन कार्ड से कैसा हो सकता है, क्या है डेबिट कार्ड में ऐसा क्या चीज़ करने वाले हैं जो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने ऐसा क्या किया है जो इसमें पर्यावरण संरक्षण है। तो बेसिकली क्या है कि देखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पीवीसी है ना। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है ये एक बहुत बड़ा थर्मोप्लास्टिक, अब थर्मोप्लास्टिक है ये, और थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग इसको याद रखिए, इनके बारे में अभी बता देता हूँ। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं वो मोल्ड हो जाते हैं, और यहाँ पे थर्मोसेटिंग ये होते हैं, ये मोल्ड नहीं होते हैं। यानी इनको ये जो प्लास्टिक्स है थर्मोप्लास्टिक, या कहने का मतलब जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है इसको मोल्ड करके रीयूज किया जा सकता है, ठीक है।
और यहाँ पे थर्मोसेटिंग जिसको है कि इसको रीयूज नहीं किया सकता। तो यहाँ पर जो ये प्लास्टिक है पीवीसी, ये थर्मोप्लास्टिक है, तो उसको जो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड दुनिया में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला पॉलीमर है ये, ठीक है। तो ये इसको रिड्यूस करेगा। पीवीसी कार्ड है ये, 6.6 मिलियन लीटर पानी की बचत होगी प्रत्येक बैच में। तो पीवीसी कार्ड जैसे बनता है तो ये पीवीसी कार्ड बनेगा और इसमें पानी की बचत भी होगी। पानी की बचत से कैसे होगी बचत, है ना। तो पीवीसी कार्ड जब बनेगा तो वो जो मोल्डिंग होती है उसमें हीट एक्सचेंजर्स यूज होते हैं जो प्लांट में। तो हीट एक्सचेंजर्स जब यूज होते हैं तो वहाँ पर या फिर डीएम वाटर जो है, डीआयोनाइज्ड वाटर का यूज होता है, तो उसमें पानी की बचत होगी। और जब पीवीसी कार्ड की मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज होता है फैक्ट्रीज में, तो वहाँ पर ये पानी जो है उसकी बचत भी हो जाएगी पीवीसी कार्ड से। इंस्टा क्लासिक कार्ड भी कुछ बैंकिंग संस्थानों में आया है। तो कस्टमाइज्ड क्लासिक कार्ड एयरटेल थैंक्स ऐप के माध्यम से खरीद हो पाएगी इसकी। खैर, तो ये कोई खास न्यूज़ नहीं है, बस हमको इतना ही जानना है कि ये कार्बन एमिशन को रिडक्शन करने वाला एक इन्होंने इन्वायरमेंटल फ्रेंडली डेबिट कार्ड डेवलप किया है, भारत का पहला। कौन सा ऐसा बैंक है या पेमेंट बैंक है जिसने ये जारी किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने जारी किया है। बेसिकली इतना ही है। और ये पीवीसी कार्ड है। एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में ये है कि 2017 को एयरटेल पेमेंट बैंक खुला था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और उसके साथ साथ सीईओ इसके जो हैं विश्वास हैं, अनुव्रत विश्वास। तो दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।